वाणिज्य की कक्षा में मैं डॉक्टर कौशल किशोर तिवारी, सहायक अध्यापक मरवाड़ इंटर कॉलेज, आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने आपको पुस्तपालन अथवा बही खाता की परिभाषा, उसकी अवधारणा और बही खाते तथा लेखांकन में अंतर स्पष्ट किया था। लेखांकन के चक्र, लेखांकन की विधियों के बारे में और इसी के साथ साथ लेखांकन के महत्व पर भी हमने चर्चा किया था। प्यारे बच्चों, आज जो प्रकरण मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, कोई भी क्रिया जो संपादित की जाती है उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। अतः पुस्तपालन का भी उद्देश्य है। किन उद्देश्यों के लिए पुस्तपालन तैयार किया जाता है या बही खाता तैयार किया जाता है, आज हम उसी आलोक में विभिन्न उद्देश्य के तत्वों को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बच्चों, जैसा कि पुस्तपालन आप लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं कि लेन देनों को विभिन्न पुस्तकों में नियमों और सिद्धांतों के अनुसार लिखने की कला को हम पुस्तपालन कहते हैं। लेकिन उससे कौन कौन से उद्देश्य सिद्ध होंगे, आपके सामने सबसे पहला है क्रय विक्रय व रहतिये का ज्ञान। प्यारे बच्चों, आपने माल कितना क्रय किया और कितना आपने विक्रय किया। जब लेखांकन चक्र एक वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात आप अपने स्टॉक का अवलोकन करते हैं, तो जो माल बिकने से रह जाता है वो रहतिया कहलाता है। दो प्रकार का अंतिम रहतिया, जो माल बिकने से रह जाता है वो अंतिम रहतिया कहलाता है, और यही अब अगला जब लेखांकन चक्र शुरू होता है उसके पहले दिन प्रारंभिक रहतिये का स्वरूप धारण कर लेता है। तो यह हमें पुस्तपालन से ही ज्ञात होता है कि हमने माल कितना क्रय किया, कितना विक्रय किया और हमारे पास अंत में कितने स्टॉक बचे हुए हैं। इस बात का ज्ञान हमें पुस्तपालन से प्राप्त होता है। दूसरा, जिस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए पुस्तपालन किया जाता है, संपत्ति व दायित्वों का ज्ञान। संपत्ति आप लोग भली भांति जानते होंगे, चल और अचल दो प्रकार की होती हैं। जो संपत्ति आप के व्यवसाय या प्रतिष्ठान में लगे हुए हैं उनके बारे में आपको जानकारी हो जाती है, और दायित्व जो एक आपको उस लेखांकन वर्ष में जो दायित्व उत्पन्न हुए हैं उन दायित्वों के बारे में भी हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दायित्व यानी कि जो दूसरे को देय हो, देना हो, वो दायित्व कहलाता है। तीसरी चीज रोकड़ का ज्ञान। प्यारे बच्चों, संपत्ति में जैसा कि अभी मैंने बताया कि चल और अचल दो प्रकार की संपत्तियां, तो रोकड़ जो है यह एक महत्वपूर्ण घटक होता है व्यवसाय का, और यह चल संपत्ति है। इस रोकड़ का ज्ञान हमें प्राप्त होता है जब हम पुस्तपालन करते हैं। उसके बाद जिस उद्देश्य की पूर्ति होती है उसमें अगला है आय और व्यय। प्यारे बच्चों, आय अर्जित करने के उद्देश्य से ही व्यवसाय या व्यापार किए जाते हैं, और वह तभी संभव है जब हम व्यय करेंगे। तो इस बात की जानकारी
हमें पुस्तपालन से ही प्राप्त होता है कि कितना आप एक लेखांकन वर्ष में आय अर्जित किया और उसके लिए कितना आपने व्यय किया है, खर्चे किए हैं। इस बात का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अगली चीज जो हमें जिस उद्देश्य की हमारी पूर्ति होती है पुस्तपालन करने से, लेनदारों एवं देनदारों का ज्ञान। लेनदार जो आपसे लेने वाला है, देनदार जो आपको देने वाला है। अर्थात ये कब होगा जो आपसे लेगा और कब होगा जो आपको देगा। तो व्यापार में जब हम उधार माल क्रय करते हैं तो वो हमारा लेनदार उत्पन्न हुआ, और जब हम उधार माल बेचते हैं तो वो हमारा देनदार उत्पन्न होता है। चूंकि व्यवसाय में कई जगह से हम माल खरीदते हैं या कई जगहों पर हम बेचते हैं, अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग फर्मों से। अतः उनके समस्त, जब हम एक जगह जिनको उधार माल हमने बेचा है उन सभी का एक जगह हम एकत्रित करते हैं, एक जगह उनका वर्गीकरण करके जब हम खाता बनाते हैं तो वहां से हमें देनदार की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि टोटल आपके कितने देनदार हुए। इसी तरह से लेनदारों का भी हमें पता चल जाता है, जो कि पुस्तपालन में के करने से हमें टोटल कितने लेनदार हैं, टोटल कितने देनदार हैं इत्यादि की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। अगला है पूंजी का ज्ञान। प्यारे बच्चों, जब आप कोई व्यापार शुरू करने जाते हो तो वहां पर तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, हमने 2 लाख 4 लाख से हमने व्यापार प्रारंभ किया। तो जितने से आप व्यापार प्रारंभ करते हैं वो संपत्ति भी हो सकती है और रोकड़ भी हो सकता है। तो वहां तो आपको पता चल जाता है कि आप इतने की पूंजी से व्यापार शुरू किया। लेकिन यदि व्यापार चूंकि दीर्घकाल तक चलती है तो कुछ समय पश्चात अगर आपको ये जानकारी करनी है कि भाई मेरी पूंजी कितनी हुई, तो इस बात की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होगी। प्रारंभ में तो आप जान चुके होंगे, लेकिन कुछ समय पश्चात आपको अगर जानकारी करनी होगी तो प्यारे बच्चों ये पुस्तपालन ही आपको बताएगा, वो लेखांकन ही आपको बताएगा कि वर्तमान समय में आपकी पूंजी कितनी है। अगला जिस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए पुस्तपालन किए जाते हैं उसमें है लाभ और हानि का ज्ञान। आप कोई भी क्रिया करते हैं तो उसके परिणाम के बारे में अवश्य जानने की इच्छा होती है। आप पढ़ रहे हैं, नो डाउट जब आपकी परीक्षा होगी तो आप परिणाम के लिए व्याकुल होते हैं और आ करके अपने गुरुजी से पूछते हैं कि सर मेरा परिणाम कैसा रहा है। तो व्यापारी भी, वह व्यवसायी भी अपने परिणाम के लिए ललायित रहता है। एक लेखांकन वर्ष जैसे ही समाप्त होता है तो उसे इस बात की जानकारी होती है कि वह कितना लाभ कमाया है अथवा हानि कमाया है, और ये तभी संभव है जब वह पुस्तपालन की क्रिया को संपादित सुचारू रूप से संपादित किया हो। अगली चीज जो लाभ हानि को जान लेना ही, आप भी परिणाम जान लेते हैं कि मैं इतना % पाया हूं और इतना % इसमें है, इतना % इसमें है, लेकिन आप भी जब जान लेते हैं तो आप सोचते हैं कि क्या कारण है कि मेरा अंग्रेजी में मार्क्स कम हो गया, अकाउंट्स में मार्क अधिक हो गया। अर्थात ये मानव का यह प्रकृति होती है कि वह उसके कारण को जानने का प्रयास करता है। प्यारे बच्चों, आपके जो मार्कशीट मिलते हैं उस मार्कशीट में कारण नहीं लिखा रहता है, लेकिन जब आप उसका एनालिसिस करते हो तो आपको ये दिखाई देता है कि मैं
ज़्यादा बेहतर तरीके से उसका अध्ययन नहीं कर पाया था, या मेरी तबीयत उस दिन खराब हो गई थी। कई चीज़ें सामने आ जाती हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसा लगता है कि इसी के कारण और ऐसे आपके मार्क्स कम हो गए। यहाँ लाभ हुआ है अथवा हानि हुआ है, इसका कारण आपका पुस्तपालन बता देता है। उसका जब आप विश्लेषण करते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ यार, हो सकता है कि मैंने व्यय ज्यादा कर दिया हो इसलिए मुझे हानि हो गई, या हमने अपने व्यय पर कंट्रोल किया है, वो हमारे नियंत्रण में है तो हमें लाभ हुआ, अच्छा लाभ हुआ। इस बात की जानकारी आपको पुस्तपालन या बहीखाता से प्राप्त होती है। अगला चीज, आर्थिक स्थिति का ज्ञान। पुस्तपालन कि जब मैं बात कर रहा होता हूं तो उसमें लेखांकन इंक्लूड मान करके चलिएगा आप लोग। आर्थिक स्थिति, एक खाता बनता है लेखांकन वर्ष के समाप्ति पर, आर्थिक चिट्ठा, और वह आर्थिक चिट्ठा आपका जिस प्रकार से हथेली है, विभिन्न प्रकार की रेखाएं इसमें खींची गई हैं, और एक ज्योतिषाचार्य जो है आपकी हथेली को देख करके और आपके बारे में बताना शुरू कर देता है। ठीक उसी तरह से आर्थिक चिट्ठा भी किसी व्यवसाय का हथेली होता है, और वह आर्थिक स्थिति का ज्ञान कराने में पूर्णतया सक्षम होता है। कोई भी देख करके जो अकाउंटेंट है या जो इस विषय का जानकार है, आपके द्वारा बनाए गए पुस्तपालन के अंतर्गत बनाए गए आर्थिक चिट्ठा को देख करके आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है करों का ज्ञान। आप जिस भी देश की सीमा के अंतर्गत उस देश की सामाजिक संपत्तियों का जो आप उपयोग करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व बन जाता है कि उसके उपयोग स्वरूप उस सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने वाली संस्था को, अर्थात सरकार को, वही बनाती है, वही देखती है, उन्हें वह अपने आय का कुछ हिस्सा कर के रूप में प्रदान करें। हम व्यवसाय खोलते हैं, व्यवसाय चलाते हैं, तो व्यवसाय भी व्योम में नहीं चलता है, यह भी आपके उसी धरा पर चलता है, किसी देश की सीमा के अंदर चलता है, किसी स्टेट के सीमा के अंतर्गत चलता है, और उसकी सामाजिक संपत्तियों का उपयोग करता है। इसलिए इसका भी दायित्व बनता है, कृत्रिम एक व्यक्ति होती है ये, तो उस कृत्रिम व्यक्ति का भी दायित्व बनता है कि वो एज ए प्राकृतिक व्यक्ति की भांति वह भी कर देने के लिए उत्तरदायी हो। अब यह प्रश्न उठता है कि कौन सा आधार बनेगा कर देने के लिए वह व्यवसाय, तो उसके लिए सरकार जो निश्चित की है कि जो आपने लाभ कमाया है उस लाभ का ही एक निश्चित प्रतिशत आपको कर के रूप में चुकाना है। अब वो लाभ पता कौन करेगा, कहाँ से पता चलेगा? तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम पुस्तपालन की क्रिया को पूर्ण करेंगे तो ये पुस्तपालन हमें वह लाभ बताएगा, और जिसके आधार पर, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कर का ज्ञान प्राप्त होता है। पुस्तपालन के उद्देश्य में यह एक उद्देश्य है। अगला है ऋणों का ज्ञान। हम या कोई भी जो व्यवसाय प्रारंभ करेगा तो ऐसा नहीं है कि वो सब उसका ही है और उससे ही वो असंतुष्ट होकर के और व्यवसाय करे चल जाए, ऐसा संभव नहीं। उसे कहीं से न कहीं से उधार या तो माल लेता हो या उधार नगद भी प्राप्त करता है। अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए, अपने व्यवसाय की प्रगति के लिए वो ऐसा कार्य करता है। इस ऋण का ज्ञान, क्योंकि ऋण एक बहुत
बड़ा दायित्व होता है बिजनेस का, व्यवसाय का। इस ऋण का ज्ञान भी हमें इस पुस्तपालन के ही माध्यम से प्राप्त होता है कि आपका एक निश्चित समय के पश्चात कितना ऋण हुआ है, एक आपकी लायबिलिटीज आप पता चल जाती है। नेक्स्ट है भावी आवश्यकताओं का ज्ञान। हमें कल क्या करना है, क्योंकि कोई भी बिजनेस अपने विस्तार की सीमा पहले बना नहीं देती है, उसकी एक निश्चित रेखा नहीं खींच देती है कि नहीं मैं इतना ही काम करूं। वह आगे बढ़ना चाहती है, बढ़ती भी है। तो हम किस क्षेत्र में कैसे हम अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को ले जाएं। आप देखे हैं कि अभी जियो कंपनी, इसके पहले वो किन किन कार्य को करती थी, आज किन कार्य को कर ली और कल किन कार्य को करना है उसे, रिलायंस। ये समस्त चीजें अर्थात भावी आवश्यकताओं जो उसकी है, इस भावी आवश्यकताओं में इसके साथ साथ उसे ऋण की भी आवश्यकता पड़ सकती है, उसे अन्य संपत्तियों की, अन्य प्लांट उसे कहाँ कहाँ स्थापित करना होता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी उसे प्राप्त होती है। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का ज्ञान वह इस पुस्तपालन से ही प्राप्त कर सकता है। अगला उद्देश्य है कि व्यापारी की प्रगति का ज्ञान। पुस्तपालन या लेखांकन की अवधारणा में एक सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है व्यवसाय की पृथकता की अवधारणा। अलग, अर्थात व्यवसायी और व्यवसाय दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जिसको कहा जाता है, दोनों अलग होते हैं। तो आपने तो व्यवसाय के प्रगति के बारे में तमाम ज्ञान आपको पुस्तपालन से मिला ही, इसके साथ साथ उस व्यापारी के प्रगति का, जो व्यापारी है, जो मालिक है, जो ओनर है, उसके प्रगति का भी ज्ञान हमें पुस्तपालन से प्राप्त होता है। अंतिम उद्देश्य व्यापारिक कार्य क्षमता, वर्किंग कैपेसिटी। वर्किंग कैपेसिटी का भी ज्ञान पुस्तपालन से प्राप्त होता है, क्योंकि कार्य क्षमता उस बिजनेस के आर्थिक स्थिति पर ही निर्भर करता है, और वह आर्थिक स्थिति का ज्ञान हमें पुस्तपालन से ही प्राप्त होता है। अतः व्यापारिक कार्य क्षमता जो है उसका ज्ञान भी पुस्तपालन या बही खाते के उद्देश्यों में से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।